माधोपुर स्थित हाईटेक्स में आयोजित ग्लोबल इग्नाइट 2021 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का राजपाल यादव तमिलसी सुंदरराजन ने उद्घाटन किया है। 2 दिनों से चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मिलेनियम इंफोटेक का तत्वाधान में किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में कई विभागों से संबद्ध उद्यमियों ने भाग लेकर डिजिटल इंफॉर्मेशन के संबंध में चर्चा की। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा कि ग्लोबल इग्निट कॉन्फ्रेंस डिजिटल इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में एक काफ़ी बड़ा मंच है। इसके द्वारा डिजिटल सूचना के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। Internet is literally dominating every aspect of human life. Now without internet, as a doctor I can say, even now, because of the practice of using the internet, the people can be without food, the people can be without water, even the people can be without medicine. But I cannot imagine that देश के दोनों तेलुगु राज्यों के राजनीतिक वातावरण में फिर से एक बार गर्मी आ गई है। वीसीपी के विधायक सजला रामकृष्णा रेड्डी ने टिप्पणी की कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आंध्र प्रदेश के अपनी पार्टी पर घाटित करे तो उसका स्वागत किया जाए। इसी टिप्पणी पर आंध्र प्रदेश के मंत्री पेडरी नानी ने मीडिया के बात करते हुए घाट कर कहा है कि आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी का गठन करते हैं तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। इसी संदर्भ में पेरनी नानी ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों को आपस में विलय करने जैसा एक प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्ताव रखे तो भी उचित रहेगा। पेरनी नानी के इस टिप्पणियों पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी एकदम भड़क उठे। रेवंत रेड्डी ने ट्विटर मंच से चेतावनी देते हुए कहा कि खबरदार, यदि कोई तेलंगाना राज्य पर अपनी आंख उठाकर भी देखे तो इसके परिणाम अलग होंगे। उन्होंने ट्विटर से कहा कि टीआरएस की प्लीनरी में तेलुगु तल्ली प्रकट हुई। पेरनी नानी द्वारा संयुक्त राज्य का प्रस्ताव लाना, यह सब जगन मोहन रेड्डी तथा मुख्यमंत्री केसीआर की रची हुई साजिश है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सैकड़ों लोगों के आत्म बलिदानों के फलस्वरूप पृथक तेलंगाना राज्य गठित हुआ है। यदि कोई तेलंगाना का नाम लेकर इसकी ओर भी आए तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धिपेट जिला कलेक्टर की घोषणा का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी का विधायक रघुनंदन राव सिद्धिपेट कलेक्टर के घेराव के आह्वान दिया है। यह ऐसा होता है तो कलेक्टर ने कहा है कि यसंगी धान के बीजों की बिक्री हुई गई है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी संदर्भ में पुलिस जिले के कई भाजपा नेताओं का गिरफ्तार कर दिया। सिद्धिपेट जिला कलेक्टर ने कहा था कि धान के बीजों की बिक्री पर उच्चतम न्यायालय के कहने पर भी उसे नहीं सुना जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो दुकानें धान के बीजों की बिक्री करेंगे उन दुकानों को सीज किया जाएगा। कलेक्टर की यह बातें राज्य की राजनीति में आग लगने जैसी हो गई है। इस बात को लेकर विपक्ष तथा सत्ता पक्ष के बीच बातों का युद्ध भी छिड़ गया है। गुरुवार को निरंजन रेड्डी तथा जग्गा रेड्डी के बीच काफ़ी वाद विवाद हुआ। यह विवाद एक दूसरे को गाली गलौज करने तक आ गया। आज इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय के घेराव का आह्वान दिया। भाजपा नेताओं ने मांग की कि कलेक्टर अपने शब्द वापस लेकर राज्य की जनता से क्षमा मांगे। आज बंद के संदर्भ में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने विधायक रघुनंदन राव के घर की घेराबंदी कर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। दुब्बाक तथा सिद्धिपेट जिले भर में 300 से अधिक संख्या में भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर विधायक के आह्वान पर जिन नेताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का योजना बनाया, उसे सफल बनाने की जिद पर वे भारतीय जनता पार्टी के नेता अड़े हुए हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाई शर्मिला का प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा 10वें दिन में प्रदेश की है। इब्राहिमपट्टनम के शेख समीत ग्राम के प्रवेश में शर्मिला प्रजा प्रस्थान पद यात्रा का जनता ने आरती उतारकर उनका भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर शर्मिला ने उपस्थित भारी जन समूह को संबोधित ग्रामीणों से बातचीत की। प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा के संदर्भ में शर्मिला ने विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार 2 बार सत्ता में आए मुख्यमंत्री केसीआर सभी वर्गों की जनता को धोखा देते आए हैं। उन्होंने बताया कि हर मकान को एक रोजगार देने का वादा किए केसीआर आज तक रोजगार संबंधी अधिसूचना तक जारी नहीं किए हैं। आज भी वे रोजगार अधिसूचना जारी करने के विषय में ढिलाई बरतते जा रहे हैं।
उन्होंने इस बात को भी मौके पर याद दिलाया कि राज्य के मंत्री केटीआर ने विधानसभा में गवाही के रूप में यह कहा था कि सभी को सरकारी नौकरियां देना यह संभव नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री केसीआर के अनुसार केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा, 3 एकड़ भूमि देने, डबल बेडरूम आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के ये वादे कहाँ गए। शर्मिला ने कहा कि वाईएसआर तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में आई तो जल्द ही सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और उन्होंने यह भी कहा कि इनके अलावा सभी लोगों की जो मांग के अनुसार है वह सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने केसीआर के हाथों धोखे का शिकार न होने का जनता से आग्रह किया। उन्होंने केसीआर को सबक सिखाने लोगों को तैयार रहने की बात कही। हाल ही में हुई भारी बारिशों तथा बाढ़ों का प्रभावित राज्य के पुनर्वास में अपना सहयोग देने के लिए रेड क्रॉस आगे आई है। इसी अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने नेतृत्व में पुनर्वास सामग्री भेजी गई। हाल ही में हुई भारी बारिशों के कारण उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राज्यों में जनता को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण उन क्षेत्रों के लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ। इसी के मद्देनज़र रेड क्रॉस ने पीड़ितों की मदद एवं सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री, अनाज तथा अन्य सामानों के साथ साथ 11 ट्रकों में रवाना किया गया। इस सामग्री को केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में रेड क्रॉस ने भेजा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में जनसेना तथा टीडीपी स्थानीय नेताओं के बीच में राजनीतिक संघर्ष जारी है। जनसेना के नेता द्वारा टीडीपी शामिल होने के समाचार को टीडीपी समर्थक समाचार पत्रों का प्रकाशित किया है, जिस पर लेकर जनसेना नेता के पार्टी उपाध्यक्ष जयराम रेड्डी आक्रोश में आ गए। जयरामी रेड्डी ने ट्विटर मंच से कहा कि पूर्व विधायक वैकुंठम प्रभाकर चौधरी जी, आप नैतिकता से भरी राजनीति कीजिए, सस्ती एवं ओछी राजनीति मत कीजिए, इससे आपकी ही प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। उन्होंने ट्विटर में यह भी कहा कि जब आप तेलुगु देशम पार्टी के विधायक पद पर थे तब आपने कौन सा विकास किया था जिसे देख अन्य दूसरे दलों के लोग आपकी पार्टी में शामिल होंगे। जयरामी रेड्डी ने वैकुंठम प्रभाकर चौधरी को चेतावनी देते हुए बताया, जब आप तेलुगु देशम पार्टी के चमचे बनकर रहते हुए एक समय में प्रजा राज्यम पार्टी में फूट डाले थे, अब आप जनसेना में भी वैसी ही हरकत करने के प्रयास कर रहे हैं। जनसेना के सैनिक खामोश नहीं बैठेंगे। టీడీపీకి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఒక వార్తా పత్రికలో ఈ రోజు కథనం చూశాం. మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ చౌదరి ఆధ్వర్యంలో జనసేన నాయకుడు అరుణ్ భాషా అనే వ్యక్తి టీడీపీలో చేరారని మాకు ఆ కథనం చూస్తే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభాకర్ చౌదరి గారు గతంలో మీరు అనంతపురం మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ గా పనిచేశారు. 2014లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి 19 దాకా పనిచేశారు. మీరు అనంతపురం నియోజకవర్గంలో ఏం అభివృద్ధి సాధించారని మిమ్మల్ని చూసి జనాలు టీడీపీలో చేరుతారు. మీకు సిగ్గనిపించట్లేదు ఇటువంటి పత్రికలు ఇటువంటి కథనాలు రాసుకోవడం? మాకైతే చాలా మిమ్మల్ని చూస్తే అమ్మాయి కూడా, లేకపోతే మీరు గొప్ప మేధావో, లేకపోతే కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసే గతంలో కూడా మేము చూసాం. ప్రజారాజ్యంలో చేరి ఆ రోజు జిల్లాలో కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసి కార్యకర్తల్ని, నాయకుల్ని విడదీసి ఆ రోజు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి డైరెక్షన్ లో ప్రజారాజ్యాన్ని జిల్లాలో నిర్వీర్యం చేశాం. మేము ఇవన్నీ మర్చిపోలేదు. तेलुगु देशम पार्टी के एमएलसी द्वारपुर रेड्डी जगदीश आंध्र प्रदेश पुलिस पर गंभीर रूप से भड़क उठे। उन्होंने पुलिस की आलोचना करते हुए कहा है कि गांजे का रोकथाम हमसे संभव नहीं है, तो पुलिस कर दे तो हम भी ठिकाने पर बता देंगे। तेलुगु देशम पार्टी के एमएलसी द्वारपुड़ी जगदीश ने आरोप लगाते हुए कहा कि मादक पदार्थों के संबंध में विपक्षी दलों द्वारा बताए गए मार्गों पर तथा बातों पर सरकार उन्हें ही नोटिसें भेज रही है।
उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार गांजे के लिए मोर्चाबंदी बनकर खड़ी हुई है। इस बात को लेकर सवाल करने पर हम पर ही हमले किए जा रहे हैं। जगदीश ने बताया कि अब भी सही पुलिस एवं सरकार मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए आगे कदम बढ़ाएं तो उचित होगा। మన రాష్ట్రాల్లో నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ కానీ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో కానీ వీళ్ళు వచ్చి చూడడం అంటే అది మన తాలూకా గౌరవానికే భంగం. అంచేత ఎప్పటికైనా రాష్ట్రంలో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో దీని గురించి పూర్తిగా ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రాష్ట్రంలో గంజాయి ఇక్కడ లేకుండా చేసి ఈ సమస్య లేకుండా చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఆబ్జెక్టివ్గా తీసుకోవాలి కానీ సబ్జెక్టివ్గా తీసుకోవటం వల్ల లేదా ప్రతిపక్షాన్ని భయపెట్టడం వల్ల సమస్యలు అయితే పోవు. ఆ సమస్యలు ఇంకా పెద్దవవుతాయి. పెద్దవైనప్పుడు ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఇది, రాష్ట్రమే ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కాదు, కేంద్రం ఒకటి ఉంది, ఇంకా చాలా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఆ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలన్నీ కూడా వచ్చి ఇంటర్ఫియర్ అయ్యేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కూడా ఉంటుందని, అంచేత ఆ విధంగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలకి అనుగుణంగా మనం పరిపాలన చేసి ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఇవాళ ఇది ఒక పెద్ద మాఫియా. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और 3 वर्षों से उसी पद पर बने रहेंगे। इसी संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नैतिक मंत्री के मंडल नियुक्ति समिति के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आगामी 10 दिसंबर से उनका प्रथम 3 वर्षों से कार्यकाल संप्राप्त होगा। राजीव बैंक के पूर्व गवर्नर उज्जवल पटेल के त्याग पत्र देने के शक्तिकांत दास गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा वर्ष 2018 में अपना त्यागपत्र देने से रिजर्व बैंक की बागडोर संभाले शक्तिकांत दास कोरोना के संकट काल में आर्थिक क्रियाकलाप सभी प्रभावित होकर द्रव्य लभ्यता की समस्या खड़ी होने के समय मैदान में उतरे। दास महत्वपूर्ण कार्रवाइयां किए। उन्होंने ब्याज दरों को घटाते हुए द्रव्य परंपरा नीति में व्यवस्थित व्यवहार अमल करते हुए सरकार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। दास की नीतियों में मुख्य रूप से लोन संबंधी मॉरटोरियम ने सत्परिणाम दिए। इतना ही नहीं, इस तैयार की गई नीति की विश्व भर में सराहना भी की गई। दास ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए विशेष रियायतों के साथ आगे बढ़े। इसी परिप्रेक्ष्य में पटरी पर आ रही अर्थव्यवस्था को और भी ताकत देने के लिए भारत सरकार ने शक्तिकांत दास को योजना देश के लिए आवश्यक मानकर ही उनका कार्यकाल बढ़ाया है। शक्तिकांत दास सन 1980 की बैच के IAS अधिकारी है और उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। उन्होंने केंद्रीय राजस्व विभाग में, आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के पद पर काम किए। इतना ही नहीं, दास ने वर्ष 2016 में बड़े नोटों को रद्द करने के समय में भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्र सरकार के वित्त विभाग में जब वे सेवारत थे तब उन्होंने देश के 8 बजटों की तैयारी में सराहनीय मेहनत रही। इतना ही नहीं, विश्व बैंक के विकल्प गवर्नर के रूप में इंडियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के गवर्नर के रूप में भी वे सेवाएं दिए। इतना ही नहीं, दास ने IMF, G20, ब्रिक्स, सार्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हैदराबाद नगर के LB नगर पुलिस के अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग आंध्र प्रदेश के विशाखा जिला एजेंसी क्षेत्र से हैदराबाद के रास्ते महाराष्ट्र से नागपुर के लिए गांजे का परिवहन कर रहे थे। इन गांजा तस्करों की SOT पुलिस ने पहचान की। पुलिस ने इस गांजा गिरोह के पास से 110 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले के संबंध में राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने बताया कि गांजे की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत विशाखा एजेंसी क्षेत्र से हैदराबाद के रास्ते नागपुर को गांजा ले जा रहे गिरोह को पकड़ा गया। उनके पास से 110 किलो गांजा जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि आज जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 18,50,000 रुपये है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग केलों के
लोड में छिपाकर गांजा ले जा रहे थे। इस मामले से संबद्ध और 2 आरोपी फरार हैं। गांजा నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఆ టార్గెట్ని పెట్టి మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ పరిధిలో లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు తర్వాత మన ఎస్ఓటి సిబ్బంది కూడా సైంటిఫిక్గా తర్వాత స్నిప్పర్ డాగ్ సహాయంతో తర్వాత స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద యాక్ట్ చేస్తూ ఈ డ్రగ్స్ ట్రాఫికింగ్ ర్యాకెట్ బస్ చేస్తున్నారు. ఈ తాజాగా విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ ఏరియా మాడుగుల మండలం నుంచి మన హైదరాబాద్ ట్రాన్జిట్గా మహారాష్ట్రలో నాగ్పూర్ డెస్టినేషన్ అక్రమ రవాణా చేస్తున్న ఒక గ్యాంగ్ని కస్టడీలో తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర 110 కేజీ గాంజాయి తర్వాత ఒక అశోక్ లేలాండ్ మినీ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ 3 మొబైల్ ఫోన్స్ 1100 క్యాష్ మొత్తం 18,50,000 వర్త్ ఈ ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగినాయి. गिरफ्तारी के 3 सप्ताह बाद बॉलीवुड के बादशाह पुत्र आर्यन खान को अतन आज बेल की मंजूरी मिल गई है। बेल के मिलने पर भी आर्यन खान को जेल से बाहर आने के लिए और 2 रातें जेल में ही गुजारनी होगी। आज बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आर्यन खान के बेल पर आधिकारिक रूप से आदेश जारी करने के पश्चात ही आर्यन खान के वकीलों का दल उनकी रिहाई के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इन परिस्थितियों के चलते आर्यन खान को शनिवार तक जेल में ही रहना होगा। गत 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर जेल में रह रहे आर्यन खान की बेल अर्जियों को न्यायालय ने 2 बार अस्वीकार कर दिया था। इसके पश्चात बॉम्बे उच्च न्यायालय के विख्यात अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले की बहस की। इस याचिका में सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा को भी न्यायालय ने बेल मंजूर की है। आज अपराह्न 2:30 बजे आधिकारिक बेल आदेशों के न्यायाधीश ने पढ़कर सुनाया। इसके पश्चात बेल आदेशों को जेल भेजा गया। इसके पश्चात जेल में सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ही आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे। आर्यन खान के पिता शाहरुख खान, माता गौरी खान सहित उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के प्रमुख हस्तियां भी इस बेल की खबर पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं।